नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना काल में योग और ग्रहण का संयोग, ये अद्भुत संयोग बन रहा है। अब से कुछ घंटे बाद कल छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और साथ ही सुबह 9:15 बजे साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस अद्भुत संयोग से कितनी बदलेगी देश की दशा और दिशा, कितनी बदलेगी कोरोना की चाल। तो योग और सूर्य का अद्भुत, ये हम कह रहे हैं कि कोरोना से मुक्ति दिलाएगा क्या ये संयोग? सूर्य ग्रहण पर क्या क्या सावधानी बरतें और इस महासंयोग पर किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये सब हम आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़े दिन सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में डर है। लोग अपनी राशियों के हिसाब से भविष्य समझना चाहते हैं। लोग ये भी जानने की कोशिश में हैं कि आखिर इस दौरान क्या किया जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि ग्रहण से पहले यानी सूतक काल से ही आपको सावधानी बरतनी होगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैलने लगती है। सूतक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले लग जाता है। सनातन परंपरा में चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, भारत के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हमारी परंपरा है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने से पहले 12 घंटा पहले सूतक होता है। उसी समय मंदिर की 20 तारीख को रविवार के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और रविवार सूर्य भगवान का दिन भी है। तो बड़े हनुमान जी, जिसे हम आप लेटे हनुमान जी कहते हैं, और बदवा पे स्थित संगम तट पे प्रयागराज में का मंदिर आज शनिवार रात्रि 10:30 बजे सूतक लगने के कारण, सूर्य ग्रहण लगने के कारण मंदिर के कपाट आज से रात्रि 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे कि उस समय मोक्ष के बाद, सूर्य ग्रहण के मोक्ष के बाद भगवान हनुमान जी का गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा, दूध दही से अभिषेक किया जाएगा। पूजन आरती के बाद सायंकाल 4 बजे भक्तों के लिए। तो कल रविवार के दिन अगर सूर्य ग्रसित होता है, उसमें ग्रहण लगता है, तो उसके क्या मायने हैं? इसके अलावा कल योग दिवस भी है जीनत, और अगर हम योग करते तो उसमें सूर्य की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन तमाम मसलों पर और कोरोना काल में कैसे ये सब कुछ होना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी महामंत्री काशी विद्युत परिषद, सुमित श्रीवास्तव जी खगोल शास्त्री, धीरज वशिष्ठ योग गुरु, मयंक वाहिया जी खगोल शास्त्री, आप सभी का बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपसे इसकी शुरुआत करते हैं। ज्योतिष क्या कहता है कल के दिन के बारे में, और 3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य ग्रहण भी, कोरोना काल भी हम देख रहे हैं, और योग दिवस भी। जी देखिए, अब योग दिवस तो है ही, पूरे विश्व में भारत की पहचान जिसको बनाया, योग में भारत रहा है, विश्व गुरु रहा है और योग हमारी पहचान रही है। उसका मोदी जी का धन्यवाद है जिसने पूरे विश्व में भारत को योग पहुंचाया, और योग के द्वारा ही हम समस्त भारत को स्वस्थ करने की तरफ जा सकते हैं। ये तो एक बहुत अद्भुत काल है, आधुनिक काल में हमको इसका गौरव प्राप्त हुआ है। रही ग्रहण की बात, तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, समय समय पर आती रहती है और समय समय में भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने उसका लाभ लेना सीखा। हमारे यहाँ ग्रहण को कर्मकांड की दृष्टिकोण से पर्वकाल कहा गया है। पर्वकाल यानी इसको आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की ले सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो ग्रहण है वो एक ऐसा काल है, ऐसा समय है कि जिसपे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के लिए ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता है।
जातकों के दृष्टिकोण से ज्योतिष विज्ञान ने यह समझा कि हर व्यक्ति के लिए पराप्रकृति में घटने वाली जो घटना है, किसी के लिए उसकी कर्मानुसार शुभ हो सकती है, किसी के लिए अशुभ हो सकती है। उसको हम अपने ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से बताते हैं लोगों के लिए किन के लिए शुभ है, किन के लिए अशुभ है। परंतु कल का काल जो है, जो जिस प्रकार का योग बन रहा है, कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो ऐसा है कि जो वर्षों में, मैं कहूंगा सहस्त्रों वर्षों में एक बार बनता है। आश्विन जो इस वक्त आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन ये योग बना है, चूड़ामणि जिसको ग्रहण बोला जाता है, चूड़ामणि योग के अंदर ग्रहण पड़ रहा है। ये वर्षों में, मतलब सालों में कहूंगा, मैंने पिछले 150 साल का डाटा एनालाइज करने का प्रयास किया, मुझे एक भी इस प्रकार का योग नहीं दिखाई दिया कि जिसके अंदर खग्रास ग्रहण पूरी तरह से जो लग रहा है वो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कभी बना रहा हो। ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, जो भयावह स्थिति बनाती है आगे आने वाले 2 महीनों के लिए। जो योग बनाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है, वो किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है। जिस क्षेत्र में, यानी मध्य पूर्व एशिया के अंदर जिस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन ग्रहों का ग्रहण का पड़ रहा है, उन क्षेत्रों में आने वाले समय में जहां पे पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, विशेष तौर पर यदि आप समझें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत के कुछ उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रों से होता हुआ अरब यूएई चाइना की तरफ निकल जाएगा जो एक ग्रहण, तो वो साफ साफ दिखाता है कि उन क्षेत्रों में आने वाले समय में भयानक विपदा, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि, अशांति का वातावरण बनने के योग देगा। तो हम अपनी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से यदि उसको समझें और उसके अनुरूप काम करें तो बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं और सावधानी उपयोग करते हुए हमारे ज्योतिष गणनाओं से लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीएचयू के धर्म संकाय में बतौर प्रोफेसर हैं और साथ में महामंत्री है काशी विद्वत पीठ के। तो प्रोफेसर नारायण, आपसे हम जानेंगे जो कुछ अभी विक्रमादित्य जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया, तो कैसे, क्योंकि ग्रहण है तो नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव कम से कम हो, क्या करना है हमें? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है और कल जो ये सूर्य ग्रहण रविवार को हमारे सामने आ रहे हैं, इस ग्रहण में 2 प्रकार की विशेषताएं देखी जा रही हैं। एक तो ये ग्रहण के में कई ग्रह एक साथ वक्री होकर के उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें 6 ग्रहों का वक्री होना एक साथ कई प्रकार की परिस्थितियों को दिखाता है। और ग्रहण काल में हमें बहुत सारी निगेटिव चीजें भी हमारे सामने जो आती हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये ग्रहण काल धर्मशास्त्र की दृष्टि से एक साधना का भी काल होता है। और हमारे यहाँ आया है कि ग्रहों के द्वारा तो शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम। तो ये ग्रहों का जो राहु जो है, जब सूर्य को ग्रसित करता है तो राहु के स्वरूप का स्कंद पुराण में वर्णन है। राहुर दानव मंत्री चा सिंह कश्चित नंदना अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रादित्य विमर्दना। ये जो राहु जब सूर्य को ग्रसित करेगा तो उस समय आप समझिए कि पूरे पृथ्वी में लगभग 10 से 15 मिनट तक एकदम अंधकार आधी पृथ्वी में छा जाएगा। और इस ग्रहण काल में जो साधक इस अपने किसी मंत्र की सिद्धि के लिए साधना करते हैं, उनके लिए ये महायोग भी है। इसलिए इसमें बहुत चिंता करने की और घबराने जैसी बात नहीं है। हमारी जो ये विषाणु महामारी जो हमारी आज कोरोना नाम की इस समय उपस्थित है, सारे जीवों को परेशान किए हुए है, तो ये ग्रहण के जो विपरीत ग्रह हैं, जो वक्री ग्रह हैं, इस बात को बतला रहे हैं कि ऐसा महायोग 500 वर्ष बाद आया है। और 2001 में इस 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था और ठीक 2020 में यह सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत है। जैसे वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण में थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। बाकी जो शेष राशियां हैं, उन राशियों के लिए ग्रहों का योग बहुत खराब नहीं है, लगभग अच्छा ही है। इसलिए इस ग्रहण काल में आराधना उपासना करना चाहिए। और इसका जो अशौच है, जिसे सूतक कहते हैं, वो 12 घंटे पूर्व लगता है। आज रात्रि में 10:31 से ये लग जाएगा और कल प्रातः 10:31 से ग्रहण काल का आरंभ होगा और इसका मध्य काल 12:18 पर होगा और इसका जो मोक्ष काल है वो 2:04 पर होगा। इस अवधि में
जो बालक है, जो वृद्ध है, जो रोगी है, उनको तो कुछ चीजों से कोई निषेध नहीं है, लेकिन शेष जो स्वस्थ लोग हैं उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस काल में साधना, उपासना, आराधना, यथाशक्ति दान पूर्ण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सभी प्रकार की विपत्तियां नष्ट होती हैं, सभी प्रकार के क्लेश नष्ट होते हैं, आरोग्य और आयुष्य की वृद्धि होती है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि पर विचार करें तो ये खगोलिक घटना जो है, ये भिन्न भिन्न जातक, भिन्न भिन्न राशियों में उत्पन्न जो जातक है उन जातकों के लिए अलग अलग फल देने वाली होगी। इसलिए जो 6 ग्रहों का ये विपरीत योग है, उस योग में जैसे बुध वक्री हो जा रहा है, शनि वक्री है, सूर्य है, राहु, केतु, ये सारे 6 ग्रह एक साथ वक्री हो जाने से ये परिस्थिति बन रही है और ये ग्रहण के 3 महीने बाद तक ये स्थिति थोड़ा सा विपरीत रहेगी। पड़ोसी देशों से तनाव हो सकता है, सीमाओं पर विवाद, ये हम इसको लगातार देख भी रहे हैं प्रीति, तनाव वाली जो स्थिति है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर आई कि इस तनाव वाले जो समय है, तनाव वाला और थोड़ा सा नेगेटिव असर रहेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 3-4 महीनों से सफर कर रहे हैं लोग। उस लिहाज से सुमित श्रीवास्तव जी, खगोल शास्त्र इसे लेके क्या कहता है? और नेगेटिविटी जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा है और उसमें इसके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप पहले इसे एनालिसिस कैसे करते हैं? दूसरी बात यह कि क्या स्टेप्स उठाने चाहिए लोगों को? लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होगी इस बात को लेकर। जो हमारा एनुलर सोलर इक्लिप्स है, जो हमें लखनऊ में हमें आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखेगा, तो होता क्या है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, ग्रहण होता है या फिर मेटियोर शावर होते, कोई भी खगोलीय घटना होती है, तो लोगों में उसके लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। सूरज को नॉर्मली भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, और जब ग्रहण होता है तो लोगों को अंदर इतना कौतूहल आ जाता है कि वो उसकी घटना को देखने के लिए लगातार सूरज को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कभी भी जब ग्रहण की घटना हो तो उसको नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देखें, ना ही अपने घर की जो भी एक्सरे फिल्म्स हैं या नेगेटिव फिल्म्स हैं या फिर धूप के चश्मे हैं उनसे देखने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी आंखों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रे की वजह से होता है। इंफ्रारेड रे वो किरणें अवरक्त किरणें कहलाती है, जिससे हमारी आंखें सूख सकती हैं, हमारी आंखें पूरी परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंस की बात यह है, तो कल 21 जून है, एस्ट्रोनॉमी में 21 जून को हम लोग जून सोलस्टिस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें हमारा दिन सबसे बड़ा होता है। हाँ। और पूरे 100 साल में ये सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि 21 जून 2020 को और 21 जून 2039 को, जब हमको इक्लिप्स और मतलब इक्लिप्स भी मिलेगा और साथ ही साथ एक ग्रहण भी आपको मिलेगा। और चूँकि ये जो इससे पहले का जो ग्रहण था हमारा, वो भी एनुलर था, जो 2019 में था, दिसंबर 2019 में। लेकिन इस जो कल हमारा ग्रहण होने वाला है, इसकी अवधि इतनी ज़्यादा है कि इसका वेट 2009 से हम लोग 22 जुलाई 2009 से कर रहे थे। और जो अगला सोलर इक्लिप्स जो इंडिया में देखने को मिलेगा वो हमारा मार्च 31 में मिलेगा उसी। लेकिन अगर हम लखनऊ की या नॉर्दर्न रीजन्स की बात करें तो जो हमें ग्रहण देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 2034 में। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो नॉर्दर्न रीजन्स की बेल्ट है या फिर पूरे थ्रू आउट इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 14 साल का गैप है हमें नया अगला सोलर इक्लिप्स देखने के लिए। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मतलब इंडिया से देखने के लिए मतलब ये अंतिम अपॉर्चुनिटी अगले 14 सालों के लिए। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण अपने आप हो जाता है। मयंक वाहिया जी भी खगोल शास्त्री हैं, तो मयंक जी, खगोल शास्त्री कैसे इसे देखते हैं? क्योंकि जब ये ग्रहण होता है तो आप लोग के लिए किस तरह से मददगार होता है, और ज्यादा राज जानने के लिए क्या कुछ इन दिनों खगोल शास्त्री करते हैं? अगर हम कहें किस तरह की स्टडी, किस तरह का अध्ययन करते हैं? मयंक जी, दिक्कत है, शायद ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। धीरज वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, जब हम योग करते हैं तो कहा जाता है कि योग सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो तब आप कीजिए। सूर्य की रोशनी जो उसका प्रकाश है वो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। कल योग दिवस भी है, पूरा विश्व योग करेगा, लेकिन कल ही सूर्य ग्रहण भी है, तो इस संयोग को कैसे देख रहे हैं आप? कैसे फिर कल योग होगा?
देखिए, योग शास्त्र का मानना है कि ग्रहण की जो स्थिति है उस वक्त साधना सबसे महत्वपूर्ण चीज। अभी आपने देखा कि चाहे ज्योतिष शास्त्री हो, खगोल शास्त्री हो, वो सभी इस बात पे सहमत हैं कि यह साधना का समय होता है। खासतौर पे जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसमें आपकी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में। योग मानता है कि जो शरीर है, जैसे हम श्लोक में कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में भी है, पिंड में भी। तो जो घटनाएं खगोल में घटित हो रही है वो हमारे शरीर पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। घटना क्या हो रही है कि ये तीनों चीज एक साथ है। योग मानता है कि जो शरीर है वो हमारा पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा मन जो है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, और जो सूर्य है वो चैतन्यता को रिप्रेजेंट करता है। और योग का यही कोशिश है, पूरी साधना का लक्ष्य यही है कि तन, मन और आत्म तत्व में एक रूपता, खगोलीय घटना के दृष्टिकोण से ये एक रूपता हो रही है। इसलिए योग इसको साधना के तल पर देखता है कि ये सही समय है कि आप साधना कीजिए। और साधना का इम्पैक्ट, जैसे अगर सामान्य दिनों में अगर आपको 10% मिल रहा है तो इस दिनों में और ये बढ़ने वाला। इसलिए योग की पूरी कोशिश रहती है, उनका संदेश साफ है कि आप साधना कीजिए। इसलिए मैं मानता हूं कि योग दिवस के दिन अगर सूर्य ग्रहण है तो इससे किसी भी तरह की साधना में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और साधना करें। हाँ, बाहर जाना मना होता है, ग्रहण में आप बाहर नहीं निकलिए, और क्योंकि सूर्य के अलग तरह की किरणों का असर हो सकता है। तो ऑलरेडी हम लोग कोरोना की वजह से नारा ही किया गया है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो हम लोग उस पद्धति के साथ तो चल ही रहे हैं कोरोना की वजह से। तो आप घर में रह करके साधना रख रहिए, योग दिवस को मनाइए, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और ये आपको जितने तरह के बुरे असर की चर्चा होगी कि विभिन्न ग्रह का क्या असर हो सकता है राशि पर, यह दूसरा है। लेकिन जब आप साधना करेंगे तो इस तरह के जो असर हैं, गलत प्रभाव है, उसको आप टाल सकते हैं। और खास तौर पे कुछ जो योग शास्त्र, आयुर्वेद का भी मानना है, जैसे कि खाने पीने में वर्जना करना, कि आप इस अवधि में जब ग्रहण का काल है तो भोजन न करें। लेकिन कुछ छूट दी गई है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं या बीमार व्यक्ति, छोटे बच्चे हैं, वो भोजन ले सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन लें। फिर पानी को पीने को लेकर के भी आयुर्वेद में मत है कि ग्रहण के समय पानी का भी सेवन नहीं करना है। लेकिन अगर अनिवार्यता है तो आप क्या करें कि पानी को गर्म कर दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी ग्रहण होता है इस तरह का, तो सूर्य को ग्रहण लगा है, इसका मतलब जो सूर्य का तत्व है वो धरती पे कम होगा। तो जब सूर्य कम होगा तो जो वायरस को मारने का जो नेचुरल प्रकृति है वो कमजोर पड़ेगा। तो ऐसे में वायरस एक्टिव हो सकता है, इसलिए साधना ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वायरस है। कोरोना एक वायरस है जो इम्यूनिटी पर असर करता है। इसलिए अगर हम साधना करेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, और ग्रहण में इसकी चुनौती है। ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बेसिकली एक बहुत बेसिक पॉइंट निकल कर आ रहा है प्रीति, पॉजिटिविटी जो जिसके साथ चलना है। मयंक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि हमको ये समझना चाहिए कि ग्रहण क्या होता है। तो आज से 1500 साल पहले वारामी ने समझाया है लोगों को कि सिर्फ चंद्र का साया होता है जो पृथ्वी पे जब पड़ता है तब हमको ग्रहण दिखता है। अब चंद्र का साया हमेशा पड़ता रहता है, मगर कभी कभार ही वो पृथ्वी पे गिरता है, ज़्यादातर समय पृथ्वी उससे निकल जाती है। मगर हेलो जी बोलिए। मगर चंद्र ग्रहण को पृथ्वी पे कोई असर नहीं होती है। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं होती है सूर्य ग्रहण के दौरान, ना सूर्य में, ना पृथ्वी में, ना चंद्र में। वो जो सब कुछ है वैसे ही रहता है। और 1500 साल पहले बरामीरा खुद सब कुछ समझा के गए हैं कि ग्रहण के बारे में आपको अंधश्रद्धा रखनी नहीं चाहिए। उसी तरह जो प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रहों का जो संबंध है, उसका भी मानव जीवन के पृथ्वी पर कोई संबंध नहीं है। वो अच्छी तरह हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टडी किए हैं, और हमको पता है कि ऐसी अंधश्रद्धा में मानना सिर्फ खतरनाक होता है।
और सूर्य ग्रहण में की वजह से पृथ्वी पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मयंक जी, क्या इसे हम ऐसे समझें कि एक पैनिक क्रिएट हो जाता है लोगों में कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वो मैं चाहूंगी कि आप उसे क्लियर करें, जैसे रिलैक्सेशन की बात हो रही है, बच्चों को, बुजुर्ग को, प्रेग्नेंट लेडीज को, कि ठीक है वो खा पी सकते हैं, थोड़ा से नॉर्म्स फॉलो करें। तो आप इसे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि पैनिक मत होइए, एज लाइक नॉर्मल डेज आप वैसे ही रहिए रूटीन में। क्या हम ये कहें अपने दर्शकों को? बिल्कुल, आप जैसे सामान्य जीवन जीती हैं वैसे ही जीतिए। आप भूल जाइए कि ग्रहण होने वाला है। आपको जो खाना हो, जब खाना हो, जब खाइएगा, पीजिएगा। आपकी राशि कुछ भी हो, आपकी कोई भी राशि में आपका जन्म हुआ, चिंता मत करिएगा। मगर ग्रहण एक ऐसी देखने लायक जगह है कि आपको ग्रहण देखना चाहिए। मेरे हिसाब से हर इंसान को ग्रहण देखना चाहिए। और जैसे मेरे भाई साहब कह रहे थे कि सूर्य को सीधा नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर सीधा देखने जाएं तो आंखें जल जाती हैं। इसीलिए आप किसी एक कार्डबोर्ड के पीस पे छोटा सा एक छेद करके, जो आपको दीवार पे जो सूर्य की इमेज दिखेगी उसमें ग्रहण देखिएगा। मगर ग्रहण देखना चूकिएगा मत। अगला ग्रहण 14 साल तक आने वाला नहीं है और आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। न अजन्म बच्चों को कुछ होता है, न छोटे बच्चों को होता है, न किसी इंसान को सूर्य ग्रहण से किसी भी प्रकार का नुकसान होता नहीं है। ये अंधश्रद्धा है। और 1500 साल पहले से हमको वरा मेरा बता गए हैं कि जो ग्रहण है वो सादी सी घटना है। विज्ञान की बात मयंक जी आपने कही, लेकिन जो हम लोगों का जीवन है वो कहीं ना कहीं एक धर्म के जो नियम है उसके अनुसार चलता है, तो उसको भी हम तुरंत ऐसे दरकिनार कर दें। धर्म के नियम जरूर मानिए, वो हमारे समाज में संभव नहीं है। तो विक्रमादित्य जी कुछ ये भी कहता हूँ कि धर्म के नियम आप मानिएगा। अच्छी इंसानियत के लिए धर्म के नियम मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर धर्म और अंधश्रद्धा में फर्क होता है। अगर आप हिंदू कहते हैं तो आप वैदिक हिसाब बातें मानते हैं। ये जो गणनाएं हैं, मैं तर्क वो नहीं कर रही, आपकी बात नहीं काट रही, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो हमारे धर्म में भी गणनाएं होती हैं, जो राशियां हैं, वो भी ग्रहों को देखकर शायद होती हैं। विक्रमादित्य जी आचार्य हमारे साथ हैं, तो वो शायद और स्पष्ट कह पाए। तो आचार्य जी, किस बात को हम माने? देखिए, ज्योतिष के अंदर अभी वरामीर की मयंक जी ने बात करी। वरामीर आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व, मैं उनको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, भारतीय पंचांग काल गणना में उनका समय तक बताया गया है। कब? अभी 1500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे थे। 2000 वर्ष पूर्व की बात है। महाराज विक्रमादित्य के समय में। विक्रमादित्य जी बोलिए आप। जी, मेरा कहने का मतलब यह है, मयंक जी ने भी आचार्य वरामीर की बात करी। वरामीर महाराज विक्रमादित्य के समय में हुए और महाराज विक्रमादित्य का समय पंचांग के अनुसार से आज से करीब करीब 2075 वर्ष पूर्व का समय होता है। उस समय में उन्होंने काल गणनाएं करके बताई। और गणित, ज्योतिष के अनेक अनेक भाग हैं, एक गणित है और एक फलित है। गणित की जो गणनाएं हैं वो अनादिकाल से ज्योतिष की बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आज समक्ष सामने आती हैं। जिन लोगों ने फलित के ऊपर कभी प्रभाव जानने का प्रयास ही नहीं किया, वो लोग फलित के ऊपर आज की तारीख में कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, कोई प्रभाव होता ही नहीं है। मैं यहां बैठे हुए खगोलविद से एक बात कहूंगा, क्या वो मुझे एफिडेविट भर के दे सकते हैं कि किसी XYZ बच्चे के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो? मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, एक नहीं अनेकों अनेक केस देखे हैं कि जिन बच्चों के, जिन गर्भवती स्त्रियों पर जब ग्रहण काल में ग्रहण काल की छाया पड़ी, उनमें अंग विक्षिप्त के योग बने और कई कारण से, और प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है। मैंने घर में भी इस प्रकार के प्रभाव देखे, अनेक अनेक केसेस पे स्टडी दी की। मैंने PhD करी योग के अंदर और साथ साथ दिल्ली में एक हॉस्पिटल चलाता हूं और उन केस स्टडीज को अच्छे समझने का प्रयास किया। आज के नहीं, बहुत सारे, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उस ज्योतिषविद का ही परिवार है पूरी तरह से, और एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूं कि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो खगोलविद महाराज हैं, वो अगर वो इस बात की बात करना चाहते हैं तो क्या मैं चाहूंगा कि वो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, क्या उन्होंने इस प्रकार पे शोध किया है? कोई उनके पास एक केस स्टडी ऐसी है कि जिसके उन्होंने गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल के अंदर ऐसे घुमाया और उसके ऊपर 9 महीने बाद उस बात को देखा कि जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा हो? मैंने प्रभाव देखा है, एक नहीं कई केसों में प्रभाव देखा है कि जिस प्रकार से उनके अंदर शारीरिक दृष्टिकोण से कई प्रकार की विकृतियां आई और उसका प्रभाव देखा। ज्योतिष शास्त्र उसको प्रमाणित करता है और गहन क्या वो नॉर्मल डेज में नहीं होता? अगर हम इस चीज को प्रमाणिकता के साथ, ठीक है, आपकी बात का जवाब लेते हैं। मयंक जी, आप इस पर क्या काउंटर करेंगे? आज से 20 साल पहले बंबई में एक इक्लिप्स हुई थी, तब काफी कुछ गर्भवती महिलाओं ने हमारी नजरों के सामने वो इक्लिप्स देखी थी। उस समय खाना भी खाया था, वो गर्भवती भी थी
और आज उनके सभी के बच्चे कहीं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, कहीं IIT में है, कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं, मगर बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। उनमें से किसी को कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ है, और ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इक्लिप्स की वजह से कुछ नहीं हुआ। प्रोफेसर द्विवेदी कुछ कहना नासा चाह की रहे एक थे? रिसर्च है, वेब पे मिल जाएगी आपको। नासा की एक रिसर्च है कि उन्होंने इस वक्त कहा कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जितनी रेडिएशंस उस वक्त जाती हैं कि उनकी स्पीड एज कंपेयर टू अदर टाइम बढ़ जाती है। नासा की रिसर्च है। एक्लिप्स के टाइम पे उन्होंने ट्रेवल स्पीड जो रेडिएशंस की थी उनको चेक किया और उसका उन्होंने प्रत्यक्ष प्रभाव देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कि रेडिएशंस की जो प्रभाव है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है आचार्य जी, तो अदर चीज के ऊपर। उसको उन्होंने एनालाइज करके बताया है। हाँ, ये खगोलीय घटना है या वाकई में ये बहुत ढूंढी है मगर देखी मिली नहीं है, या नासा की स्टडी अगर हो तो उसका। ठीक है प्रोफेसर द्विवेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जब सूर्य ग्रहण होता है जी, आप गूगल पे चले जाइए मयंक जी, गूगल पे आपने तो वरामीर का कोट किया, आप गूगल पे चले जाइए, गूगल का जमाना है, गूगल पे ही आपको नासा की स्टडी ऑन स्ट्रेटोस्फेयर रिगार्डिंग द एक्लिप्स डाल दीजिए, आपको उन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक, हाँ बोलिए प्रोफेसर जी। मैं कहूँ जी जी बिल्कुल। खगोल शास्त्री महोदय जी से मेरा आग्रह है कि वो मूलतः संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करके ही कोई बात कहें। ये सनातन धर्म से जुड़ा मामला है और हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के दो पक्ष हैं, एक सिद्धांत ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष, जैसा हमें अभी पूर्व वक्ता ने बतलाया। और बिना धर्म शास्त्र के ज्योतिष शास्त्र का अभिनाभाव जो संबंध बनता है, धर्म शास्त्र उसका नियामक होता है और बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम इसको नहीं मानेंगे, हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, वेद को नहीं मानेंगे, तो इस ग्रहण को बताने वाले लोग कौन है? हमारा ज्योतिष शास्त्र ही तो बतलाता है कि इन ग्रहों का जब ये योग बनता है, जब इनकी छाया पड़ती है, इस परिस्थिति में ये ग्रहण लगता है। और ये महोदय कह रहे हैं कि ग्रहण काल में सब भोजन करना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। इस तरह की नास्तिकता न पैदा करें, मेरा आपसे आग्रह है। आपको शास्त्रार्थ की चुनौती है, हम इस पर बृहद रूप से चर्चा कर सकते हैं कि और कहीं भी। ठीक, इस पर एक बार मैं सुमित जी को लेकर आती हूँ और मयंक जी अपनी बात रखेंगे। और हमारी कोशिश ये है इस मंच के जरिए जो बेहतर है वो लोगों के बीच में जाए, जो कि इंफॉर्मेटिव हो, किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो ना जाए। सुमित जी, क्योंकि आप भी खगोल शास्त्र के जानकार हैं, आपका पॉइंट क्या है ये जो अभी हम पूरी बहस देख रहे हैं उसमें? नहीं, हमारा कहना यह है कि ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। सुमित जी, मैं आपसे, हाँ मेरा सवाल आपसे चाहूंगा, रोग्य ना हो। ठीक है सर, सुमित जी अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष भी एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसने उसे पढ़ा है वो उसे समझ सकता है। और एस्ट्रोनॉमी भी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, जो उसे पढ़ता है वो उसे समझता है। और हमारे पास ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे कई एल्मनक्स हैं जिसमें ग्रहण की एग्जैक्ट टाइमिंग हमें मिलती है। और उसमें भी हम आने वाले 1000 सालों तक अगर एग्जैक्ट टाइमिंग हम बताएं, हाँ, तो उन सॉफ्टवेयर की मदद से हम देख सकते हैं। और मैं उतना ज़्यादा ज्योतिष तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ज्योतिष की भी जो टाइमिंग्स हैं वो एग्जैक्टली मैच करती हैं। तो आस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन ज्योतिष सही नहीं लगता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अब आई है। भी एक विज्ञान है, तारों की गणना से, ग्रहों की स्थिति से पहले ही जो कुछ होने वाला है, चाहे मौसम की बात करें तो पता लगा लिया जाता था, इसलिए तुरंत खारिज कर दे तो ऐसा तो नहीं कर सकते सुमित जी। नहीं, वो देखिए, ज्योतिष को एज अ विज्ञान आप एज अ साइंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीजें हैं जो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है तो उसके साथ में कुछ आस्थाएं, कुछ मान्यताएं जुड़ती जाती हैं। हाँ, कुछ तो उस पर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता। लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हाँ, सबके अपने अपने होते हैं। कुछ कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं पूरे दिन ग्रहण को अगर मैं उसकी फोटोग्राफ्स ले रहा हूँ, मैं कैप्चर कर रहा हूँ, बिना पानी पिए कैसे रह सकता हूँ? मेरी मजबूरी है पानी पीना। और आस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपकी आस्था है आप मानिए, आपकी आस्था नहीं है ना मानिए। लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है, उसको विज्ञान के तरीके से देखेंगे तो बेहतर है। अंधविश्वास को और
साइंस को आपस में ना ही मिक्स करें। ठीक है मयंक जी, तो आपका इस पे क्या पॉइंट है? क्योंकि जो भी चीजें हैं अगर एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है सर, आपके पास आते हैं। मयंक जी, आपका फिर क्या पॉइंट है इस पर? हाँ, मेरा पॉइंट कहना यह है कि विज्ञान ने हर प्रकार की स्टडी की है, ये एस्ट्रोलॉजी की भी स्टडी की है, लोग जो कहते हैं उसकी भी स्टडी की है, और बार बार ये दिखाया गया है कि ये जो अंधश्रद्धाएं हैं वो नहीं चलती हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि जो बच्चे जो ग्रहण के समय माताओं ने खाना खाया था, सूर्य देखा था, वो सब ठीक से चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि विज्ञान ने हमको जो आप गिनती कह रहे हो, जो एस्ट्रोलॉजी, वो सब गणित विज्ञान है और वो गणित अपने आप में चलता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो सूर्य जो पंचांग बनता है उसके बारे में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। जो पंचांग जो आपको ग्रहों को गिनती करके दिखाता है वो सब यही मयंक जी सवाल है, क्योंकि जो पंचांग हमारा बनता है उसमें तो किसी सॉफ्टवेयर की मदद नहीं ली जाती, शायद किसी खगोल शास्त्र से आप लोगों की भी मदद नहीं ली जाती होगी। वो ज्योतिष जो एक विज्ञान है वो उसी के हिसाब से सटीक मैच करता है ना आप लोगों के कैलेंडर से वो चीजें, तो इसलिए एकदम उसको हम उसमें भी गिनतियां, जैसे कि वराह मीरा में जो खुद फॉर्मूला देते हैं सूर्य कैलेंडर गिनने के लिए, उसमें एक प्रिसेशन का असर होता है जो सिंक से नहीं गिना जाता, तो उसको वो खुद भी कहते हैं कि आपको हर 200-300 साल में बदली करना पड़ता है, तो वो बदली करते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो जो 1500 साल पहले जो फॉर्मूला दी थी वो आज चलती है, वो नहीं चलती है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो ठीक है, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई चीज की अगर खोज पहले हुई है या कोई चीज हमने पढ़ना पहले शुरू किया, अगर हम मैं कहती हूँ कि 10 साल भी पीछे आप चले आइए, आज 10 साल बाद उससे बहुत सारे एडवांस चीजें आती ही हैं, आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता ही चला जाएगा, लेकिन हम उसको एकदम खारिज कर दें। आचार्य जी, आज का जो पंचांग होता है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में एक पूरे साल का वो निकालता है, वो एस्ट्रोनॉमिकल गिनती से करता है, वो पंचांग की गिनती से नहीं करता है, मगर पंचांग को उसमें पंचांग वाले भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंचांग बना के लिए। पंचांग आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद स्टडी बोल रहे हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जो आचार्य जी आप जवाब दे दीजिए। नहीं, पंचांग जो आजकल बनता है वो इंडियन, देखिए मयंक जी को मुझे नहीं पता कौन से पंचांग की बात कर रहे हैं, शायद कोई गवर्नमेंट का पंचांग या इनकी एजेंसी छापती होगी वो पंचांग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, परंतु भारतीय संस्कृति के ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जो पंचांग छपते हैं वो आज भी वही परंपरा छपते हैं। शुद्धि की व्यवस्था भारतीय संस्कृति पंचांग के अंदर की जाती है, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार से शुद्धि की व्यवस्था है। गणित के अंदर जो परिवर्तन आता है उसकी शुद्धि की व्यवस्था की गई है। मैं ये कहूंगा साफ साफ, गणित के काल से एक अरे मैं जवाब, प्लीज आप बात पूरी कीजिए विक्रमादित्य। मैं जवाब ये समझूं कि भारतीय काल गणना ज्योतिष के अनुसार से जी, हाँ जी, भारतीय ज्योतिष काल गणना के अनुसार से यदि आप देखें कितनी सुंदर परिष्कृत पद्धति है। आज हो क्या गया है, समस्या यहां हो गई है कि कुछ लोग गणित को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन गणित को पढ़कर अब एस्ट्रोविद या खगोलविद बैठे हैं, उन्होंने गणित को पढ़ा और एस्ट्रोलॉजी को कोरिलेट कर दिया और उन्होंने वहां कह दिया वो ठीक है, परंतु फलित को पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। बिना पढ़े उस प्रयास को एक तरफ से नकार देना कि गलत है, या तो उसका अध्ययन करें पहले, जब अध्ययन करेंगे तो वास्तविक तौर पे उसको समझ लेंगे कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है। परंतु राइट फ्रॉम पहले ही कह देना कि बिना पढ़े बिना चीजों को समझे हुए, राइट फ्रॉम एक तरह से ऑब्जर्वेशन, उनके पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, उनके जिस प्रकार से बायसनेस कई प्रकार की हो सकती है, उसकी वजह से वो कह देते हैं निगलेक्ट कर ले, परंतु पहले अध्ययन करने का प्रयास करें। ज्योतिष को आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट करके पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसर राम नारायण जी, अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है सर, अब अगर हम सिर्फ इस पे बहस करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अब, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास वक्त भी नहीं है। प्रोफेसर राम नारायण जी, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत पर क्या असर देख रहे हैं, और कुछ राशियों के लिए आप जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, तो उन्हें क्या सलाह देंगे आप? और जैसे हम थोड़ा रिसर्च भी कर रहे थे तो तुलसी का बहुत बड़ा रोल था कि तुलसी की पूजा भी कीजिए और तुलसी का सेवन भी कीजिए। पूजा इसलिए जरूरी है कि ग्रहण लग रहा है, और सेवन इसलिए कि कोरोना काल में वो बहुत फायदा पहुंचा रही है। लेकिन कल रविवार भी है प्रोफेसर द्विवेदी, तो सेवन क्या उचित होगा? थोड़ा इसको भी जोड़ लीजिए। बहुत सही प्रसंग आपने कहा कि देखिए कुछ राशियों पर, वृश्चिक और मीन राशि पर कुछ ग्रहों का, ये ग्रहण का कुछ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। उन राशि के जो जातक हैं उनको जब ग्रहण काल आरंभ हो जाए और जब मोक्ष आए, 2:04 पे ग्रहण का जब मोक्ष होगा,
तब तक उनको घर में रहना चाहिए, भगवान की आराधना और उपासना करनी चाहिए। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कन्या, सिंह इन राशियों के लिए शुभ है, तो इन राशि के जातकों को ग्रहण देख सकते हैं, लेकिन नंगी आंखों से ना देखें, चश्मा वगैरह लगा करके ग्रहण को देख सकते हैं। ग्रहण काल में पूजा और आराधना की हमारे धर्म शास्त्रों में बृहद रूप से चर्चा है। ये ग्रहण काल एक उपासना को, एक शक्ति को ग्रहण करने का भी काल है। हमारे देवता को शक्ति प्रदान करता है मानव जब उस देवता की आराधना करता है। और तुलसी है, कुसा है, इनको डालने से जो सामग्री में डाला जाता है उसमें जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, पॉजिटिव चीजें आती हैं, निगेटिविटी हटती है, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। इसलिए कुश का और तुलसी के पत्ते का उपयोग किया जाता है। और विशेष करके हम पुनः कहेंगे, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो रोगी हैं, उन लोगों पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। वृद्धातुराणाम रोगीणाम नायम निषेधा, उनके लिए कोई निषेध नहीं है। वो सभी चीजों को खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण स्वस्थ हैं उनको हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार और हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में भोजन आदि नहीं करना चाहिए और यथाशक्ति दान पूर्ण करना चाहिए। और हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, मैं पुनः इनको यह आग्रह करूंगा कि ये संपूर्ण अध्ययन करके डिबेट में बैठे। अधजल गगरी छलकत जाए, हमारे यहाँ कहावत है। उन्होंने भी नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उन्होंने भी अपना एस्ट्रोनॉमी में उनका भी अध्ययन है और आपका ज्योतिष में आपका अध्ययन है। तो फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं और धीरज वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, क्योंकि योग तो खैर विवादों से ऊपर हो चुका, हर किसी ने स्वीकारा है इसको कि ये आपको निरोग रखता है। तो कौन कौन से योग कल कर सकते हैं खास तौर पर जानेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो बात ये हो रही है कि कोरोना काल में सूर्य ग्रहण, वो भी रविवार को, और उस दिन पड़ रहा है विश्व योग दिवस। तो इस दिन के इस संयोग को कैसे लिया जाए। और सुमित जी से हमारी बात हुई, धीरज जी हमारे साथ हैं, योग गुरु हैं। धीरज जी, अब कोई मतलब आप वो आसन कौन से हैं जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जिनका खास ख्याल रखते हुए लोग करें भी योग, क्योंकि योग का और कल का जो संयोग है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग है, और मैंने जैसा पहले कहा कि इस वक्त योगाभ्यास सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोगों के पास, और उनको साधना में उतरना चाहिए। जितनी तरह की बातें हो रही हैं वो दूसरे तरह के डिबेट में जा सकता है, और योग सीधा सीधे विज्ञान को मानता है कि अगर सूर्य का प्रभाव कम हुआ तो हमारी जो जठराग्नि है वो कमजोर होती है, इसलिए भोजन की मनाही होती है। सूर्य का प्रभाव होता है तो आपकी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें कमजोरी आती है। तो इसीलिए ग्रहण में और योगाभ्यास की आवश्यकता है। अब खास तौर पे जठराग्नि कमजोर होगी तो जितने आगे झुकने वाले आसन हैं वो सभी आसन आपके जठराग्नि को एक्टिव करता है। जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, आगे झुकने के लिए बालक आसन है, मंडूक आसन है। तो इस तरह के जितने आसन आप जब करते हैं वो आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करेगा। और इसके साथ साथ ट्विस्टिंग के आसन, जैसे अर्धमत्स्य आसन है, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आपके आंखों में मरोड़ आता है, और इस मरोड़ की वजह से आपकी जो जठर प्रक्रिया है वो तीव्र रहती है, और ग्रहण के कारण जो उसमें मंदाग्नि आती है उस प्रभाव को हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने तरह का प्राणायाम, जितने स्लो डीप ब्रीथिंग है, और प्राचीन जो भी योग की पद्धति उसमें स्लो डीप ब्रीथिंग की बात है, क्योंकि स्लो से क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्लो डीप ब्रीथिंग करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ओंकार है, उज्जयी है, ये प्राणायाम आपके मन के अंदर एक शांति लाता है। और जैसे ही मन के अंदर शांति आती है, जो आज साइंस कहता है कि पारासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स वो एक्टिवेट होता है, और इसके एक्टिवेट होने से आपका डाइजेस्टिव है, क्योंकि धीरज जी, क्या ये संभव है आपके लिए, क्योंकि अभी आप भी हमसे जुड़े हैं ऐसे ऑनलाइन, संभव है कि कुछ करके बता पाएं प्रैक्टिकली? अगर संभव है तो अच्छी बात है, वरना हम सुन सकते हैं आपको। हाँ, मैं चाहूंगा कि कैमरा को उस तरीके से दिखाया जाए। मैं कुछ आसन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, तो वज्रासन अपने आप में, अगर आप इस आसन में बैठते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ जब आप वज्रासन में आगे झुकते हैं, जैसे बालक आसन,
तो बालक आसन का 2 कार्य होगा। आप देख रहे हैं जैसे मैं झुक रहा हूं, मेरे पेट की तरफ एक्टिव हो रहा है। धीरे धीरे जब आप झुकते हैं इस तरह से, तो ये आसन आपको रिलैक्स भी करता है और डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है। उसका कुल कारण ये है कि आपका जो समान वायु आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो जब जब आप आगे झुकने वाले जो भी आसन करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, आप सामने आगे झुके हुए हैं और यहाँ से अगर आप सांस लेके हाथ ऊपर करें और आगे की ओर झुके, तो ये पश्चिमोत्तान आसन है, जिसमें दोनों पांव को आप सामने रखते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं। तो इस प्रोसेस से भी आपको शांति भी आती है और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है जो आप योग अभ्यास में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ट्विस्टिंग है कि हमने एक पांव यहाँ रखा है, इस पांव को विपरीत दिशा में किया और यहाँ से हम अगर ट्विस्ट कराएं अपने आप को, तो आप देखें कि ये ट्विस्टिंग हमारे बॉडी को, खासतौर पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो भी उसमें गंदगी है उसको रिमूव करता है। बिल्कुल। जो भी तरह का ट्विस्टिंग है वाले आसन है, बिल्कुल धीरज वशिष्ठ जी, बड़े ही महत्वपूर्ण आसन आपने बता दिए। क्योंकि वक्त की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, पाबंदी रहती है, लेकिन ये 2-3 आसन आपने बताए हैं कि ग्रहण अगर कल लग रहा है और कल ही अगर विश्व योग दिवस है तो और अच्छी बात है। आप योग करके अपने आप को, अपने शरीर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ये काम भी आया होगा और आप इसको भी फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।